आज कर्नाटका मुस्लिम मुशावरत की तरफ से मैं आसिफ खान आपके दरमियान हाजिर हूँ और आज की इस प्रेस मीट में हमारे मीडिया पर्सनालिटीज़ का भी हम वेलकम करते हैं और साथ में हमारे सिविक बेंगलुरु की तरफ से कृष्ण प्रशांत सर हैं और कात्यायनी चामराज मैडम हैं हमारे बीच में। आज का ये प्रेस मीट हमारा नेता हमारा रिपोर्ट कार्ड के थीम पर है और हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि 2 साल में हमारे एमएलएज ने क्या परफॉर्मेंस दिया है, उनका क्या अटेंडेंस है, उनका फंड्स का यूटिलाइजेशन कैसा हुआ है और साथ ही साथ में उन्होंने क्या नए बिल्स इंट्रोड्यूस किए हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर और हमारे बेंगलुरु के एमपीज ने इस अपने पहले साल में क्या परफॉर्मेंस दिया है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे दरमियान सिविक बेंगलुरु की तरफ से कृष्ण प्रशांत सर हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस सिलसिले में जरा रोशनी डालें। और हमने सिविक बेंगलुरु हमने 14 जून इस साल को हमने सिटीजन्स रिपोर्ट कार्ड रिलीज किया। इसके पीछे मोटिवेशन बहुत सिंपल था। बेंगलुरु में भी बहुत दिक्कतें हैं। आप हर जगह देखेंगे तो गार्बेज, सीवेज का प्रॉब्लम है, सड़कें खराब है, पानी खराब है। इन सब दिक्कतों ये सब दिक्कतें क्यों हो रही है? ये इसलिए हो रही है क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है, बी इट दी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो ये व्यवस्था को ठीक करने के लिए क्या चाहिए? इसके लिए अच्छे कानून चाहिए, अच्छे लॉज चाहिए और इन अच्छे लॉज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हमारे एमपीज और हमारे एमएलएस, राइट? तो इसीलिए बहुत जरूरी है दैट हम हर साल एज अवेयर सिटीजन्स, एज नागरिक, हम ये देखें कि हमारे नेता क्या कर रहे हैं, राइट? तो हमारे एमपीज, तो बैंगलोर में फिलहाल हमारे पास 4 एमपीज हैं एंड 32 एमएलएस हैं, राइट? तो एमपीज को इस टर्म में 1 साल हो गया और एमएलएस को 2 साल हो गए। तो इन एमपीज और एमएलएस ने क्या किया है हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए? क्या उन्होंने कुछ नए प्रस्ताव रखे, कुछ नए बिल्स रखे? तो इस विषय में हमने रिपोर्ट कार्ड रिलीज किया। तो जहां तक एमपीज का सवाल है, हमें ये पता चला है कि इनको और सवाल पूछने की जरूरत है, राइट? ऐसे इनके बारे में काफी इंडिविजुअल फाइंडिंग्स भी है। इफ यू लुक एट द एमपीज इन दिस सिटी, इनको और सवाल पूछने की जरूरत है। मोर स्पेसिफिकली दे नीड टू आस्क अबाउट बेंगलुरु's अर्बन गवर्नेंस एंड द 74th अमेंडमेंट, क्योंकि 74th अमेंडमेंट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बेस्ड ऑन विच म्युनिसिपल गवर्नेंस शुड हैपन। बट 74th अमेंडमेंट को कोई सिटी फॉलो नहीं कर रहा है, कोई स्टेट गवर्नमेंट फॉलो नहीं कर रही है। So why are our MPs not asking about 74th Amendment, right? So I think that was one of the key takeaways from our report card as far as MPs are concerned. As far as MLAs are concerned, there were some very concerning findings. एक finding ये था कि 1/3 से कम MLAs 90% से ज्यादा असेंबली अटेंड किए हैं। पिछले 2 साल में तकरीबन 70 सिटिंग्स हुई हैं असेंबली की। 1/3 से कम एमएलएस ने 90% अटेंडेंस है, तो ये बहुत बुरी बात है, राइट? सिमिलरली ऑलमोस्ट 1/3 एमएलएस ने एक सवाल भी नहीं पूछा है असेंबली में। 1/3 एमएलए ने एक सवाल नहीं पूछा है असेंबली में। ये एक बहुत चिंताजनक बात है और ये हमारे रिपोर्ट कार्ड में पता चला है, राइट? लैड फंड भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। हर एमएलए को कर्नाटका में हर साल 2 लाख रुपए मिलते हैं एज पार्ट ऑफ 2 करोड़ रुपए मिलते हैं एज पार्ट ऑफ लैड फंड्स। लेकिन ऐसे कई एमएलए हैं जिन्होंने इसको पूरी तरीके से खर्च नहीं किया है। तो ये भी एक बहुत क्या बोलते हैं, चिंताजनक बात है। और हमारे रिपोर्ट कार्ड्स में हमने ये पाया है कि ऐसे कुछ एमएलए हैं जिन्होंने खर्च ही नहीं किया अपने लैड फंड्स को। तो हमारे रिपोर्ट कार्ड का यही एजेंडा है कि लोग देखें कि उनके एमएलए क्या कर रहे हैं, अपना लैड फंड कैसे खर्च कर रहे हैं, क्या कंस्टिट्यूएंसी के जो अहम सवाल है क्या वो जाके पूछ रहे हैं असेंबली में। तो यही एजेंडा है और मैं यही चाहूंगा आप सबसे कि आप अपने कंस्टिट्यूएंसी का एमएलए का रिपोर्ट कार्ड, एमपी का रिपोर्ट कार्ड एक बार खोल के पढ़ें। ये रिपोर्ट कार्ड इंग्लिश कन्नड़ा दोनों में अवेलेबल है। आप प्लीज जाएं, एक बार रिपोर्ट कार्ड पढ़ें, देखें कि आपके एमपी और एमएलए ने क्या किया है और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बताएं कि ये क्या कर रहे हैं। अपने एमपी और एमएलए से सवाल पूछिए
कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि एमपीज एमएलएस को बहुत सहूलियत मिलती है, उनको गवर्नमेंट का बंगला मिलता है, उनको गाड़ी मिलती है, सो दैट वो आपके लिए सवाल पूछ सकें, जो आपकी जरूरतें हैं उसके हिसाब से लॉज प्रपोज कर सकें। एक बहुत अहम चीज हमें पता चली है कि किसी भी एमएलए या एमपी ने एक प्राइवेट मेंबर बिल प्लेस नहीं किया। प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है? अगर कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, कोई भी लॉज अच्छी नहीं है, देन एन एमपी और एन एमएलए कैन प्रेजेंट हिज ओन बिल। वो खुद एक बिल फॉर्म करके पेश कर सकते हैं असेंबली के सामने। अब आप बैंगलोर के सूरत हाल देख रहे हैं, बहुत खराब है, एंड दैट इज लार्जली बिकॉज बीबीएमपी के जो लॉ है करंटली, जीबीजीए, अभी जीबीजीए एक्ट बाहर आया है, एंड देन 74th अमेंडमेंट ऐसे भी एग्जिस्ट करता है, पर वो बहुत पुराना है। तो बहुत जरूरत है दैट आर एमएलएज एंड एमपीज अच्छे लॉज प्रपोज करें ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। बट किसी एमएलए या किसी एमपी ने ये जरूरत नहीं समझा कि एक अच्छा बेहतरीन लॉ प्रपोज किया जाए ताकि गार्बेज, सीवेज, रोड्स की प्रॉब्लम सॉल्व करी जा सके। ऐसे कई एमएलए हैं, इनफैक्ट ऐसे कई एमएलए जिन्होंने एक सवाल नहीं पूछा, राइट? ऐसा तो नहीं कि बैंगलोर में दिक्कतें नहीं है, then how is it that there are MLAs who haven't asked a single question in the assembly? So please read your report card, अपने एमएलए का रिपोर्ट कार्ड पढ़ें और अपने एमपी एमएलए से सवाल पूछे कि वो क्यों सवाल नहीं पूछ रहे हैं, क्यों लैड फंड टाइम से खर्च नहीं कर रहे हैं, इतनी दिक्कतें हैं तो क्यों अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने रिपोर्ट कार्ड रिलीज किया है और हम चाहते हैं कि हर साल हमें रिपोर्ट कार्ड रिलीज कर सकें। होपफुली अभी कात्यानी शामराज मैम कुछ कहेंगे। ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಸಿವಿಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಷಾವರತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀನಿ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಹಾಗೂ ನಾವು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಅವರು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನತೆಗೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಆಗಬೇಕು. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಷಾವರತ್, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಲಿ ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಜನತೆಗೆ ತುಂಬ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವಿವಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. 5 ವರ್ಷ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಲೋಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್, ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ಬರಲೇಬೇಕು. ಅದನ್ನು ತಾವು ಕೂಡ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರನೇ ಇಲ್ದಂಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರಿತ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಕಾರ್ಯಗತ ಆಗೋದು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವಾಗ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು MLA ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಸರಿಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಡ್ರೈನ್ ಸರಿಗಿಲ್ಲ, ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ MLAಗೆ ಈ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಕೂಡ್ದು, ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ದು ಕೆಲಸ. ಈ ರೋಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾರ ಹತ್ರ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ಬೇಕು, ಆವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ನಾವು ಇವಾಗ ಕಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇವಾಗ MLAಗಳದ್ದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ MLAಗಳದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆದರೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗಿ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು MLAಗಳದ್ದು ಅವರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ತಂದಿರೋ ಅಂಥ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ವೋಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್
ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ವೋಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಲೈಂಡಾಗಿ ನಾವು ವೋಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ವೋಟ್ ಹಾಕೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ವಲಯದ MLA ಹೇಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಹಣ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಗೆ, ಅಥವಾ MP ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಕಾನೂನು ತರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ವೋಟ್ ಹಾಕೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಅವ್ರದ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಸೊ ಹಣನೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸಾವಿರಾರು ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಹಣಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ, ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದೇ ಇದು ಅಂತ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ವೋಟ್ ಹಾಕೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. हमारा नेता, हमारा रिपोर्ट कार्ड, आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम हमारे बेंगलुरु के MLAs के सिलसिले में उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, उन्होंने कितने सवालात लेजिस्लेटिव असेंबली में पूछे और उन्होंने कितने बिल्स इंट्रोड्यूस किए, फंड्स का यूटिलाइजेशन कैसा था और उनका नेटवर्थ का ग्रोथ क्या है और क्रिमिनल केसेस उनके क्या हैं, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे. तो ये जो आज जितना भी हम रिपोर्ट कार्ड्स यहाँ पढ़ेंगे इसका सोर्स RTI है और गवर्नमेंट के वेबसाइट्स हैं जिसमें असेंबली के इंफॉर्मेशंस हमको मिलते हैं और myneta.info ये भी एक वेबसाइट है. इसके ज़रिए से आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है और अटेस्टेड है. सिविक बेंगलुरु की तरफ से ये सारे रिपोर्ट कार्ड्स बनाए गए हैं जिसमें ये बेहतरीन काम हुआ है ताकि बेंगलुरु वालों को अपने MLAs के बारे में अच्छी जानकारी मिल सके. तो हम रैंडमली चंद कॉन्स्टिट्यूएंसीज और उनके MLAs के परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे. चिकपेट के MLA का हम रिपोर्ट कार्ड पढ़ रहे हैं. अटेंडेंस 92% है और LAD फंड्स का यूटिलाइजेशन है 100% है. तो ये टॉप MLA हैं पूरे असेंबली में जिन्होंने एरिया डेवलपमेंट का पूरा फंड इस्तेमाल किया है. 4 कमिटीज़ में ये मेंबर हैं और नेटवर्थ जो ग्रोथ है 2018 से 2023 तक ये 41% है. अफसोस की बात यह है कि एक भी सवाल इन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं उठाया है. ये पद्मनाभ नगर के MLA हैं, एक भी सवाल इन्होंने भी नहीं किया, जबकि ये अपोजिशन के लीडर हैं. इनको सवाल करना चाहिए था लेकिन एक भी सवाल नहीं. पद्मनाभ नगर के MLA की बात, एक भी सवाल इन्होंने असेंबली में नहीं पूछा है. पूरे 2 साल के अंदर कोई सवाल नहीं और किसी भी कमेटी में मेंबर नहीं है और बिल्स एक भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है. और नेटवर्थ का ग्रोथ क्या है 104%. चामराजपेट के MLA का रिपोर्ट कार्ड हम पढ़ रहे हैं. एक भी बिल इन्होंने आज तक इंट्रोड्यूस नहीं किया 2 साल के अंदर और इनका फंड यूटिलाइजेशन कितना है 91%. तो इन्होंने फंड्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया है. नेटवर्थ का ग्रोथ अगर देखा जाए तो 70% ग्रोथ है और क्रिमिनल केसेस 5 इनके ऊपर केसेस हैं. हालांकि ये मिनिस्टर हैं और 2 बड़े पोर्टफोलियोज इनके हाथ में हैं, तो इनको कुछ बिल्स इंट्रोड्यूस करना चाहिए था अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन कोई भी बिल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है. शांति नगर के MLA के बारे में अब ये रिपोर्ट कार्ड है. सवाल के मामले में बहुत अच्छे रहे हैं. अटेंडेंस भी बहुत अच्छा है, 95.65% है और 230 सवाल इन्होंने किए हैं और 2 कमेटी में मेंबर हैं. लेकिन बिल्स इंट्रोड्यूस्ड 0, कोई बिल इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया और फंड यूटिलाइजेशन 88% इन्होंने किया है. लेकिन जब नेटवर्थ ग्रोथ को देख रहे हैं तो वो 318% बढ़ी हुई है और एक क्रिमिनल केस इनके ऊपर है. शिवाजी नगर के MLA का हम रिपोर्ट कार्ड पढ़ रहे हैं. 89.86% अटेंडेंस है, 59 क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हैं, 3 कमिटीज़ में मेंबर हैं, लेकिन बिल इंट्रोड्यूस्ड 0, कोई बिल इन्होंने भी इंट्रोड्यूस नहीं किया. और LAD फंड्स अगर देखा जाए तो सिर्फ 56% इन्होंने यूटिलाइज किया है, बाकी का फंड अनयूटिलाइज्ड रहा और वापस चला गया.
और क्रिमिनल केसेस 4 इनके ऊपर हैं। सर्वज्ञा नगर के एमएलए की बात करें तो ये किसी कमेटी में मेंबर नहीं, और बिल्स इंट्रोड्यूस्ड 0, कोई बिल इंट्रोड्यूस नहीं हुई, और फंड यूटिलाइज कितना हुआ है 68.75%। ऐसा एरिया सर्वज्ञा नगर जहां बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरतें हैं, मुश्किलात हैं, वहां पर परेशानियां हैं, अगर फंड को यूटिलाइज करते तो बहुत अच्छा होता। ऑलमोस्ट 32% फंड वापस गया है। और आप भी मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर होने के नाते कुछ बिल्स इंट्रोड्यूस कर सकते थे अपने इलाके को इंप्रूव करने के लिए, लेकिन कोई बिल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। महादेवपुरा की एमएलए हैं, अटेंडेंस 82% है, कोई सवाल असेंबली में नहीं पूछे, बिल्स इंट्रोड्यूस 0, एक कमेटी में मेंबर हैं, और फंड यूटिलाइजेशन की बात आए तो इन्होंने 0% फंड यूटिलाइज किया है, एक भी रुपया खर्च नहीं किया अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में। हेब्बाल के एमएलए की बात करें तो एक कमेटी में मेंबर हैं, 4 बिल्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन फंड यूटिलाइजेशन के मामले में पीछे रह गए। सिर्फ 21% इन्होंने फंड यूटिलाइज किया है, तो बाकी 79%, तकरीबन 78 पॉइंट समथिंग वो फंड वापस चला गया। क्या हेब्बाल के अंदर जरूरतमंद नहीं है? क्या हेब्बाल के अंदर पूरे तरीके से सिविक इश्यूज सॉल्व हो गए हैं? क्या वहां पर फंड यूटिलाइज नहीं हो सकता था? तो ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपए वापस भेजे गए। बैटनपुरा के एमएलए का रिपोर्ट कार्ड पढ़ रहे हैं, 2 कमेटी में मेंबर हैं, 15 बिल्स इंट्रोड्यूस किए हैं, लेकिन फंड यूटिलाइजेशन के मामले में फिर पीछे रह गए। ये भी सिर्फ 30% यूटिलाइज हुआ है, 70% फंड वापस गया है। और आप भी मिनिस्टर हैं, नेटवर्थ ग्रोथ 46% है, लेकिन फंड यूटिलाइजेशन सिर्फ 20 चेंज है, बस 29% है। पुलिकेशी नगर के एमएलए की बात करें, इनका रिपोर्ट कार्ड हम पढ़ रहे हैं, अटेंडेंस 95.65%, 3rd रैंक है, अटेंडेंस जबरदस्त है, लेकिन सवाल कितने पूछे असेंबली में? 0, एक भी सवाल नहीं पूछे, खामोश रहे। 70 सेशंस में अटेंड हुए हैं और बिल्कुल खामोश रहे। 3 कमिटीज में मेंबर हैं, बिल्स इंट्रोड्यूस कितने किए? 0। फंड यूटिलाइजेशन कितना है? 75%। साल के 2 करोड़, 2 साल के 4 करोड़, उसमें से 25% अगर वापस जा रहा है तो मतलब 1 करोड़ रुपए वेस्ट हुए हैं, वापस गए हैं। एमएलए यूटिलाइज करते तो पुलिकेशी नगर के बहुत सारे मसले हल हो जाते। तो ये चंद रिपोर्ट कार्ड्स हमने आपके सामने पेश किए हैं। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है, ये क्यों हमने आपके सामने रखे हैं रिपोर्ट कार्ड्स? हम ये चाहते हैं कि हमारे से जो इलेक्ट होकर असेंबली को गए हैं और जो हमारे टैक्स के पैसों से सैलरी ले रहे हैं, सहूलियत ले रहे हैं, हम उनको सवाल करें, हम उनसे काम लें। ये रिपोर्ट कार्ड इसमें हमें हेल्प कर रहा है कि हम अपने एमएलए के बारे में जानें। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनसे काम लें। हर चीज़ हमारे टैक्स के पैसों से आप सहूलत तो उठा रहे हैं, पावर में आ रहे हैं, फ़ायदे उठा रहे हैं, लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूंसी में काम नहीं करेंगे, लोगों को उनकी सहूलियत फराहम नहीं करेंगे, तो ये बहुत बड़ा धोखा है। आपकी जिम्मेदारी है कि आपको जिस काम के लिए आवाम ने इलेक्ट किया है, आप उस काम को पूरे तरीके से अंजाम दें। और मैं पूरी आवाम से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बल्कि मैं अपील कर रहा हूं कि इसे आप अपनी जिम्मेदारी समझें। ये सिर्फ कर्नाटका मुस्लिम मुशावरत या सिविक बेंगलुरु की ड्यूटी नहीं है। ये अच्छी बात है कि हम लोग इस चीज़ को लेके आगे आए हैं, लेकिन हमारी चाहत ये है कि पूरी आवाम, बेंगलुरु का एक एक सिटीजन इसमें हमारे साथ जुड़ें, अपनी जिम्मेदारी समझें। हमारा शहर है और हमारे शहर को हमें खूबसूरत बनाना है, अपने बच्चों को अच्छी सहूलत पहुंचाना है। रोड खराब है, बच्चे गिर रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? पानी घरों तक नहीं आ रहा है, लोगों को टैंकर मंगा के घरों में पानी डालना पड़ रहा है, कौन जिम्मेदार है? सीवेज का पानी बाहर रोड पर है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? ये सिविक इश्यूज हल करना इन एमएलएस की जिम्मेदारी है। और इससे भी बढ़कर, जैसा कि कात्यानी मैडम ने इसकी तरफ पॉइंट किया था कि हमको जल्द से जल्द कॉरपोरेशन इलेक्शन होनी चाहिए, कंडक्ट करवाइए इलेक्शंस, और हमको कॉरपोरेटर्स चाहिए, क्योंकि हम हर छोटे बड़े काम के लिए एमएलए ऑफिस नहीं जा सकते या असेंबली विधानसभा के चक्कर नहीं लगा सकते। हमको हमारा लोकल कॉरपोरेटर अपने एरिया में चाहिए ताकि हम अपने काम उससे करवा सकें। और ये एक मैकेनिज्म बनाए एमएलएज और कॉरपोरेटर्स मिलकर कि हर महीने में एक बार मीटिंग्स हो,
उसके अंदर आप सुने लोगों से कि क्या ज़रूरियात हैं, और आप चलना फिरना भी करें, ज़रा कॉन्स्टिट्यूंसीज को देखें। और सबसे अहम सवाल हमारा यही रहेगा कि आप आइंदा साल इस तरह की कोई गलती ना करें, फंड को ढंग से यूटिलाइज कीजिए। असेंबली जा रहे हैं तो हमारे लिए मुद्दे उठाइए। पुलिकेशी नगर के अंदर क्या कोई मुद्दा नहीं है? क्या हेब्बाड़ में कोई मुद्दे नहीं है? कोई तकलीफ नहीं है? ये इश्यूज को कौन सॉल्व करेंगे? आपको अलर्ट करके भेजें, आप वहां जाके खामोश बैठ कर आ गए, एक सवाल नहीं करे, एक बिल इंट्रोड्यूस नहीं करे, तो फिर ये आपके वहां जाने का कोई फायदा नहीं हुआ। और याद रखिए, अवाम बेवकूफ नहीं है। आप आवाम को बेवकूफ बनाते आए हैं, लेकिन अब आवाम बेवकूफ नहीं है। इन रिपोर्ट कार्ड्स को सामने रखकर आवाम आइंदा का फैसला तय करेगी। इन रिपोर्ट कार्ड्स को पढ़ेगी और पढ़ने के बाद वो फैसला करेंगे कि आइंदा आपको रखना है या नहीं रखना है। तो आप अपनी अक्लमंदी से काम कीजिए, जो आपकी जिम्मेदारी है वो कीजिए। हम आपसे कुछ स्पेशल मदद नहीं मांग रहे हैं। वी डोंट वांट एनी स्पेशल सर्विस फ्रॉम यू। प्लीज डू योर जॉब फॉर व्हाट यू हैव बीन इलेक्टेड। आपका काम है और आपको इस पर पेमेंट्स मिल रहे हैं, सहूलतें मिल रहे हैं। अगर आप अपना काम नहीं करेंगे तो ये अवाम के साथ धोखेबाजी है। तो हम आवाम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जागिए और अपनी जिम्मेदारी को समझने की कोशिश कीजिए। और मैं हमारे सिविक बेंगलुरु के प्रशांत सर और कात्यानी मैडम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू कि आप अपना वक्त निकालें और इस बड़े काम के लिए आप हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए।